प्रकार के जो कठिन भाग होते हैं वहाँ से आसानी प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस में प्री और मेंस का सिलेबस सेम ही है या कुछ टॉपिक अलग है? नहीं, एक ही है मान के चलिए कि लगभग-लगभग एक ही सारे टॉपिक इधर भी पढ़ने हैं, उधर भी पढ़ने हैं। बस पढ़ने का तरीका अलग है, टॉपिक को समझने का या उनको प्रस्तुत करने का तरीका बदल जाता है। लेकिन जो कुल मिला कर के जो सिलेबस है और फ़ीसा वो एक ही जैसा है। यूपीएससी है सर, समझने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। हाँ, वही तैयार रहना है आपको, यही यही तो परीक्षा है। कठिन है तभी तो यूपीएससी है। ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे भाग हैं जो कि बहुत आसान भी होता है। इस टॉपिक को 2-3 बार स्टडी करना होगा। हाँ, अगर आपको कुछ भी समस्या हो रही है तो एक बार रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लें, तो आपको थोड़ा-सा समझ में आने लग जाएगा। साइंस में कितना भी हार्ड टॉपिक हो समझ में आ जाता है, बट हिस्ट्री को समझना भयंकर लगती है। अच्छा, लेकिन कई लोग आपसे ये आपके ये विचार बहुत लोग साझा नहीं करेंगे, बहुत लोगों को लगेगा बिल्कुल उल्टा मानते होंगे कई लोग। ठीक है, तो मेरे हिसाब से प्रश्न तो मैंने देख लिए यहाँ पर के जो भी डाउट थे आपके। स्टेम सेल माइंड में काम क्यों नहीं करती? माइंड नहीं होता ही है, मस्तिष्क में भी होता ही है। चलिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या है समझते हैं। तो फिंगरप्रिंट कहाँ पर उपयोग करते हैं? आपके हिसाब से फिंगरप्रिंट की क्या विशेषता है? फिंगरप्रिंट की क्या विशेषता है? ये बताइए पहले। विशेष पहचान के लिए आइडेंटिफिकेशन, व्यक्ति की विशेष पहचान, विशेषता क्यों? आखिर व्यक्ति की पहचान फिंगरप्रिंट से हम क्यों कर पाते हैं? ये मैं पूछ रहा हूँ। व्यक्ति की पहचान हम फिंगरप्रिंट से क्यों कर पाते हैं? यूनिक होने की वजह से, बिल्कुल सही बात। विशेष पहचान कर लिया जाता है। हाँ, यूनिक टू एवरीवन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो सब लोग अंग्रेजी में लिख रहे हैं, हिंदी में लिखिए। तो ये आप समझ रहे हैं कि क्यों, कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो जहां, तो इसकी विशेषता क्या है? फिंगरप्रिंट की विशेषता क्या होती है कि दो, किसी भी दो व्यक्ति के फिंगरप्रिंट कभी एक समान नहीं होते, है ना। किन्हीं भी दो व्यक्ति के फिंगरप्रिंट कभी एक जैसे नहीं होते, थोड़ा बहुत अंतर जरूर होगा। यदि मान लीजिए जुड़वा भी हैं, अगर जुड़वा बच्चे भी हैं, तब भी उनका फिंगरप्रिंट एक बराबर नहीं होता है, तब भी उनका फिंगरप्रिंट जो है वो अलग होता है। तो उसी प्रकार से जब हम डीएनए की भी बात करते हैं, जो हमारे शरीर के भीतर जो डीएनए पाए जाते हैं, तो डीएनए के जो समूह बनते हैं हमारे शरीर में, वहां पर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कि किसी भी दो व्यक्ति का जो डीएनए है वो बिल्कुल एक समान कभी नहीं होता। और यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि अगर जुड़वा भी है कोई, तो जुड़वा में भी हम देखेंगे कि डीएनए में पूर्ण रूप से बिल्कुल एक समान वो नहीं होंगे, फिर भी उनसे जो जीन वगैरह बनेंगे, जिस प्रकार से वो व्यवस्थित होंगे, उनके व्यवस्था में कहीं न कहीं छोटा-सा अंतर हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है? तो कुछ ऐसे भाग होंगे जो कि बिल्कुल एक समान होंगे,
कुछ ऐसे भाग होंगे जो कि अलग होंगे। तो इस प्रकार से हम डीएनए फिंगरप्रिंट को समझते हैं। तो हाँ, तो जैसे आशीष आपने लिखा है कि सभी में डीएनए अनुक्रम भिन्न-भिन्न होता है ना? तो डीएनए अनुक्रम जो है कहीं न कहीं पर अंतर ज़रूर होगा। चाहे वो माता-पिता और उनके बच्चों के बीच के डीएनए की बात करें या फिर 2 भाई-बहन के बीच के डीएनए की बात करें, तो बिल्कुल एक समान नहीं होगा। समानता हमें नज़र आएगी यदि वो एक ही परिवार से हैं, तो हमें बहुत सारी समानताएँ नज़र आएँगी, लेकिन शत प्रतिशत वो एक समान कभी नहीं होंगे। तो इसलिए डीएनए के जो अनुक्रम हैं, उनका भी उपयोग हम किसी न किसी प्रकार से पहचान के लिए कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको डीएनए फिंगरप्रिंट कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से फिंगरप्रिंट सब में कहीं न कहीं अंतर ज़रूर होता है, उसी प्रकार से डीएनए जो होते हैं हमारे शरीर में और डीएनए अनुक्रम जो होते हैं हमारे शरीर में, उनमें भी, उनकी व्यवस्था में भी कहीं न कहीं हमें अंतर हमेशा देखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है? तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो किसी भी व्यक्ति विशेष की आनुवांशिक जानकारियों को पूर्ण या आंशिक क्रम की पहचान करने से संबंधित है। और केवल व्यक्ति विशेष क्यों कहें, अगर आप चाहें तो किसी पशु के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं और हम आगे पढ़ेंगे भी कि किसी पशु के लिए भी ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। तो चाहे वो कोई पशु हो, चाहे वो कोई मानव हो, ये एक तो मानव या मनुष्य हम पशु के साथ कई बार जो लिख देते हैं अलग से, मुझे ये बहुत बार पसंद नहीं भी है, क्योंकि अंततः है तो हम लोग पशु ही, है तो हम लोग भी आते तो हम लोग भी उसी प्रजाति से हैं, हम लोग सब स्तनपायी प्रजाति से आते हैं। तो लेकिन खैर, खुद को सबसे ऊपर मानना तो हमारी प्रवृत्ति रही है हमेशा से, तो इसीलिए हम लोग मानव को हमेशा अलग लिख देते हैं, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, है तो हम लोग भी पशु। तो इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग यहाँ पर किया जाता है ना? तो अब जब हम डीएनए फिंगरप्रिंट की बात कर रहे हैं, तो कई स्थानों पर आपको देखने को मिलेगा कि इसका उपयोग किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी अपराधी की पहचान के लिए इसे उपयोग किया जा सकता है, कि मान लीजिए कि कहीं पर कोई अपराध हुआ है, वहाँ पर से कुछ डीएनए के नमूने हमें प्राप्त हुए हैं। अब ये जो डीएनए के नमूने वहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं और मान लीजिए कि 4-5 संदिग्ध व्यक्ति हैं, 4-5 लोग हैं जिन पर आपको शक है कि उन्होंने यह अपराध किया होगा। तो वैसे में इस अपराधी की पहचान भी की जा सकती है। आप यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि अपराध स्थल पर हमें ये डीएनए के नमूने प्राप्त हुए, है ना? अब आपके पास 3 व्यक्ति हैं जो कि संदिग्ध हैं। माफ़ कीजिएगा, तो 3 व्यक्ति हैं जो कि संदिग्ध हैं। तो अब ये जो 3 व्यक्ति संदिग्ध हैं, आप तीनों में से आप बताइए कि किसके साथ ये मैच कर रहा है? आप ये बताइए कि कहाँ पर ये मैच कर रहा है? जो नमूने हमें मिले हैं, वो किस संदिग्ध व्यक्ति के साथ मैच कर रहा है? दूसरे के साथ, बिल्कुल सही, ज़्यादातर लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है। तो दूसरे के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अनुक्रम और ये अनुक्रम एक बराबर है ना? यहाँ पर चलिए, यहाँ पर भी ये अनुक्रम बराबर है, लेकिन ये अनुक्रम बराबर नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अनुक्रम और ये अनुक्रम बराबर नहीं है, ये बराबर है और ये बराबर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बराबर नहीं है, ये बराबर है और ये भी बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो दूसरा संदिग्ध व्यक्ति है, इसके साथ ये जो डीएनए के नमूने अपराध स्थल पर पाए गए हैं, उनके साथ ये मिल जा रहे हैं, उनके साथ ये मैच कर जा रहे हैं। तो इसके बाद फिर शक जो है, वो दूसरे व्यक्ति पर बढ़ जाएगा। क्योंकि अब इस दूसरे व्यक्ति ने अपराध किया कि नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना तो समझ में आ जाएगा कि यह व्यक्ति यहाँ पर तो अवश्य रहा होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट का अपराधियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अगर कुछ दुर्घटनाएँ कई बार हो जाती हैं और तो वहाँ पर भी मृत शरीर की पहचान करने के लिए कई बार भी डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। तो 2 लोगों के बीच का जो संबंध है उसे स्थापित करने के लिए संबंधों को स्थापित करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार से
पितृत्व में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। वहाँ पर भी उसी प्रकार से अगर 2 व्यक्ति अगर संबंधित हैं, तो कई सारे ऐसे अनुक्रम होंगे जो उनकी एक समान होंगे। तो उनकी समानता का पता लगाने के लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग करते हैं। उसके बाद फिर प्रभावी दवाएँ बनाने में, याद कीजिए कि कल हम लोगों ने चर्चा की थी फार्माकोजेनोमिक्स के बारे में। है ना? हमने फार्माकोजेनोमिक्स की बात की थी। तो ये जो फार्माकोजेनोमिक्स है, यहीं पर हम देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग करके फार्माकोजेनोमिक्स में हमें मदद मिल पाती है। ठीक है? तो फार्माकोजेनोमिक्स में हमें मदद यहाँ से प्रभावी दवाएँ बनाने में हमें यहाँ से मदद मिल पाती है। उसके बाद फिर आनुवंशिक भेद्यता का उपचार करने में, यानी जो ऐसे रोग होते हैं जो कि आनुवंशिक होते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी कि अभिभावक से उनके शिशुओं में ऐसे जो रोग होते हैं जो कि चले जाते हैं, उनको हम लोग आनुवंशिक रोग कह सकते हैं, जेनेटिक डिज़ीज़ कह सकते हैं। तो जेनेटिक डिज़ीज़ या जेनेटिक डिसऑर्डर इन्हो इनको कहा जाता है। तो उनकी पहचान करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि यदि कुछ ऐसे विशेष विकार हैं, जो कि अगर अभिभावक में मिले हैं, तो वह उनके बच्चों में भी मिल सकते हैं। तो उनकी पहचान भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। उसी प्रकार से वन्य जीव प्रबंधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कई बार किसी भी अगर वन्य जीव मान लीजिए कि कोई ऐसा वन्य जीव है, जो कि विलुप्ति की ओर बढ़ रहा है, जो कि विलुप्ति के कगार पर आ चुका है, तो उसके डीएनए का विश्लेषण करके हम यह भी समझने की कोशिश कई बार करते हैं कि आखिर कौन से वे कारक हैं जिनके कारण इनकी जनसंख्या कम होती चली जा रही है, जिनके कारण ये विलुप्ति के कगार पर आ गए हैं। तो क्या कोई पर्यावरणीय कारण है? क्या कोई मानव जनित कारण है? तो किस प्रकार का कारण है? क्या ऐसा हुआ जिसके कारण ये विलुप्ति के कगार पर आते चले जा रहे हैं? तो वन्य जीव प्रबंधन में भी इसका उपयोग हम करते हैं और कई बार जो अगर मान लीजिए विलुप्ति के कगार पर कोई जंतु है, तो उसके डीएनए को हम अलग से रख भी लेते हैं ताकि भविष्य में अगर ज़रूरत पड़े और भविष्य में हम अगर इन्हें पुनर्जीवित करना चाहते हैं, तो हमारे पास वो विकल्प होना चाहिए। तो इसलिए हमने देखा है कि यहाँ पर वन्यजीव प्रबंधन में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंट से संबंधित कई सारी चिंताएँ भी हैं। तो चिंताएँ क्या-क्या हैं? कहाँ-कहाँ पे हमें चिंताएँ देखने को मिलती हैं? तो सबसे पहले क्या होगा कि याद कीजिए हमने डिज़ाइनर बेबी के बारे में की अवधारणा के बारे में पढ़ा था कि अब डीएनए फिंगरप्रिंट के पता होने से क्या होता है कि अगर आपको डीएनए फिंगरप्रिंट पता है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जानकारी है कि किसी व्यक्ति के अंदर कितने अलग-अलग प्रकार के जीन हैं, कौन-कौन से जीन हैं। उनके अंदर अच्छे जीन हैं या बुरे जीन हैं। यानी उनके अंदर जो आप जीन चाहते हैं वैसे जीन वहाँ पर पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर कई बार आप ध्यान देंगे यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब हम इस अवधारणा की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हम कुछ विशेष कोशिकाओं को या विशेष जीन को, विशेष अनुवंश को ढूँढने की हमारी कोशिश होगी। तो ये जो कोशिश है अब इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि कई बार इसका व्यावसायीकरण होना भी संभव है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इसका व्यवसायीकरण कर लिया जाए और आगे जा कर के इस प्रकार के जो जीन होंगे इस प्रकार के जो जीन होंगे, उनमें हमें ये इस प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती है कि उनका व्यवसायीकरण होना शुरू हो जाएगा कि हो सकता है कि वैसे जो जीन हैं जिनको हम लोग अच्छा मान रहे हैं, ऐसे जो जीन हैं जिनको हम लोग अच्छा मान रहे हैं, हो सकता है कि वो अपना एक बाज़ार स्थापित करने लग जाएँ। तो वैसे में डिज़ाइनर बेबी की अवधारणा की बात होती है कि जब आप किसी विशेष जीन को ढूँढ रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हों अ, उनका गणित बहुत अच्छा होना चाहिए। वो बहुत बड़े वैज्ञानिक बने आगे जा कर के तो उनका गणित बहुत अच्छा होना चाहिए, ये आप चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले ढूँढना होगा वह कौन-सा जीन है, जिसके कारण किसी का गणित अच्छा हो सकता है। तो पहले आप उन जीनों को ढूँढेंगे, फिर आप ढूँढेंगे कि किसके पास ये जीन हो सकते हैं। तो हो सकता है कि जो विश्वविख्यात जो वैज्ञानिक हैं, सबसे बड़े-बड़े जो वैज्ञानिक हैं, हो सकता है कि
उनमें ये जीन आपको मिल जाए। फिर आप चाहेंगे कि आपको वह जीन कहीं से प्राप्त हो जाए और उस जीन को आप किसी न किसी प्रकार से कोशिश करके अपने बच्चों का एक भाग बनाना चाहेंगे। तो बच्चों का जब जन्म होगा, तो हो सकता है कि उनमें वे जो अ जीन है, हो सकता है कि उनके अंदर वो जीन पाए जाएँ। तो इस प्रकार से आपने बिना अपने बच्चे से पूछे उसे गणित में बहुत अच्छा बना दिया। तो अब हो सकता है कि उस बच्चे को कभी गणित लेना ही ना हो, लेकिन आपने ये निर्णय उनके ऊपर तो छोड़ा ही नहीं। आपने पहले ही उनके लिए निर्णय ले लिया था कि आप चाहते हैं कि उनका गणित बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपने वो वाले जीन जो है वहाँ पे उनके भीतर डाल दिया, ताकि वो आगे जा कर के गणितज्ञ ही बने और उनके पास न और कोई दूसरा करियर उनके पास कोई बचे ही ना। तो लेकिन आपने उनसे नहीं पूछा, तो इस प्रकार से इसको एक नैतिकता से भी हम लोग कई बार इसे जोड़ करके देखते हैं कि नैतिकता के संदर्भ में देखें तो ये ठीक नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये होना संभव है। उसके बाद फिर व्यक्तियों की आनुवांशिक गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। तो अब आनुवांशिक गोपनीयता का उल्लंघन होने से क्या होगा कि आपको अब पता चल गया कि अच्छे जीन कौन से हैं, बुरे जीन कौन से हैं और आपके पास तो सबके जीन की जानकारी है। तो आपको पता है कि कौन अच्छा जीन रखता है और कौन बुरा जीन रखता है। और ये भी अ, हमारे समाज में एक तरीका हो जाएगा भेद्यता का कि हो सकता है कि ये एक तरीका हो जाए जिसके कारण लोग फिर से समाज में एक प्रकार का बंटवारा देखें कि हम लोग बोलेंगे कि हाँ इनके पास खराब जीन है, उनके पास अच्छा जीन है, तो अच्छे जीन वाले अलग, खराब जीन वाले अलग। कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर इसका व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग भी किया जा सकता है। अब व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग कैसे किया जाएगा कि आपको जैसे मान लीजिए कि आपके जितने भी जीन हैं, उनकी जानकारी बड़े आराम से उपलब्ध है। तो किसी दवा कंपनी के पास भी होगी। अब ये दवा कंपनी क्या देखेगी? दवा कंपनी यह देखेगी कि आपके अंदर वो कौन-कौन सा जीन है, जिसके कारण कोई रोग होना शायद संभव हो। और उसके बाद फिर आपको वह इस तरह से दिखाया जाएगा कि इसके बिना तो आपका काम ही नहीं चलेगा, कि आपको ये मेडिकल पैकेज ले लेना चाहिए क्योंकि ये पैकेज लेंगे तो आपके पास ये सारे जीन होने के कारण इतने प्रकार के रोग होना संभव है। तो आपको अगर इन सारे रोगों से बचना है, तो ये लीजिए पैकेज और उसके पीछे की बहुत जो विषम विज्ञान होगा, वो आपको समझाया जाएगा और ऐसा विज्ञान समझाया जाएगा कि जो कि कोई समझ ही ना पाए। आप ऐसा बहुत सारा विज्ञापन भी देखते होंगे। आप जाइए टीवी वगैरह देखिएगा तो बहुत सारे मान लीजिए जो कॉस्मेटिक उत्पाद होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद होते हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे-ऐसे विज्ञान की बातें की जाती हैं, जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ना सुना होगा और उसको वो बड़े आराम से वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके चले जाते हैं। तो आपको समझा दिया जाता है उस विज्ञापन के माध्यम से कि इसमें ये टेक्नोलॉजी है, उसमें वो टेक्नोलॉजी है और इसके कारण आपको ये मिलेगा और वो मिलेगा। समझ में तो हमें कुछ नहीं आता, हमें बस सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, तो हम उसी के आधार पर उसे खरीद लेते हैं। तो ये समस्या है। अब जैसे मान लीजिए कॉस्मेटिक का अगर मैं उदाहरण दूँ, तो एक उदाहरण है जो मैं हमेशा लेके घूमता हूँ और वो है चारकोल, कि आज आप देखिएगा कि अ, आप कहा जाएगा कि आपके टूथपेस्ट में चारकोल है, आपके फेस वॉश में चारकोल है, आपके साबुन में चारकोल है, हर जगह पे चारकोल है। तो चारकोल से क्या होता है ये किसी को पता है भी नहीं। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि चारकोल होगा तो ये मिलेगा, चारकोल होगा तो वो होगा। इतना बोला जाएगा कि देखिए चारकोल एंटीऑक्सीडेंट है। अब आपको जैसे ही बोल दिया गया कि एंटीऑक्सीडेंट है, इससे ये होता है, वो होता है, आपने भी मान लिया। क्योंकि हम लोगों को तो इस विज्ञान की जानकारी है ही नहीं। हमें तो इसकी जानकारी नहीं है, तो हमें जो समझाया जाएगा हम सीख लेंगे, क्योंकि हमने तो कभी ना ये पढ़ा है, ना कभी इसके बारे में सुना है। तो इस प्रकार से विज्ञान का दुरुपयोग कई बार हमें देखने को मिलता है कि और ये सारे विज्ञापन मेरे हिसाब से आपने भी देखे ही होंगे। विशेषकर जो कॉस्मेटिक उत्पाद होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इस प्रकार के विज्ञापनों का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर आपको बहुत जटिल विज्ञान के बारे में कुछ बताया जाएगा कि ये टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण ऐसा होगा। तो पता हमें नहीं होता, तो विज्ञान में इसीलिए कई बार आपको जो सिखाया जाता है, वो आप सीख लेते हैं, जो समझाया जाता है, वो आप समझ लेते हैं। लेकिन आपको नहीं पता होता कई बार कि जो सिखाया और समझाया जा रहा है, क्या वो वही सही है या इसका कुछ और भी सत्य है जो आपसे छुपाया जा रहा है, ये हमें नहीं पता लगता। तो ये बहुत बड़ी समस्या कई बार बन जाती है यहाँ पर। तो
इसलिए इन बातों को समझना और इन इन बातों का दुरुपयोग होना कई बार संभव होता है। उसके बाद फिर आनुवांशिक जानकारी का उपयोग सामूहिक विनाश के हथियार बनाने के लिए भी किया जा सकता है। और कैसे कर सकते हैं? अब मान लीजिए कि अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में आप अगर भारत के भूभाग को देखें तो आपको पता है कि 3 3 तरफ से तो समुद्र है नीचे की ओर, तो इसीलिए बाहर की दुनिया से तो थोड़ा-सा तो कट जाता है, इतना आसान तो है नहीं कि समुद्री मार्ग से कोई आ जाए। ऊपर में हिमालय है एक एक तरफ, दूसरी तरफ काराकोरम है, फिर राजस्थान में थार मरुस्थल भी है। तो इन सब के होने के कारण ये जो बीच का जो भाग है, ये थोड़ा अलग-थलग हो जाता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि बाहरी विश्व से थोड़ा-सा तो थोड़ी-सी तो सीमाएँ हैं, जो हमें अलग करती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे बीच में जो जीन पाए जाते हैं, वो हज़ारों साल से मिश्रण जीन का होता चला जा रहा है। तो एक प्रकार के कुछ जीन हैं, जो कि पूरे भारत में पाए जाएँगे, इस पूरे भूभाग में पाए जाएँगे। तो वैसे में अब क्या होगा कि अगर कोई मान लीजिए कि कल चीन या पाकिस्तान भारत के विरुद्ध अगर कोई अ, हथियार बनाना चाहता है, तो वो सबसे पहले ढूँढेंगे कि ऐसा कौन-सा जीन है जो कि केवल भारत में ज़्यादा पाया जाता है और विश्व के अन्य स्थानों पे कम पाया जाता है। तो वैसे जीन को पहले ढूँढा जाएगा और उस जीन पर हमला कैसे किया जा सकता है, वो ढूँढा जाएगा और हो सकता है कि कुछ ऐसा जैविक हथियार बनाने में उन्हें सफलता मिल जाए, जहाँ पर ऐसा कर पाना संभव है और किसी एक जीन पर हमला करना उनके लिए संभव हो, तो सामूहिक विनाश का हथियार ये बन जाएगा क्योंकि भारत में जितने भी लोग होंगे जिनके अंदर यह जीन पाया जा रहा होगा, उन सब को खतरा वहाँ से हो जाएगा। कुछ नहीं तो हो सकता है कि कोई एक विषाणु बना दे, एक वायरस बना दे, जो कि उसी को अटैक करता है। अब जैसे अ कोविड-19 ही है। तो कोविड-19 में भी कई लोग तो ये कहते ही हैं कि हो सकता है कि ये चीन की वेधशालाओं में बनाया गया हो, चीन के लैबोरेटरी में बनाया गया हो। इस बात की तो पुष्टि कभी नहीं हो पाएगी क्योंकि हम चीन की बात कर रहे हैं। तो चीन से तो कभी ये पुष्टि आएगी नहीं। बाहर से भले ही कोई कितना भी चिल्ला ले, कोई कुछ भी बोल ले, तो हमें ये नहीं पता लगेगा कभी भी कि ये किसी वेधशाला में बनाया गया था या सच में प्राकृतिक रूप से ये बना था। लेकिन बात तो वहाँ पे हुई और हमें यहाँ पर से ये तो समझ में आया कि कैसे किसी एक विषाणु को कैसे एक सामूहिक विनाश का हथियार बनाया जा सकता है। इतनी बात तो हमें समझ में यहाँ पर से आ जाती है ना? और हमने देखा कि पूरे विश्व में किस प्रकार से ये इतनी विषमता बनी और इतने लोगों की मृत्यु हो गई मतलब आज के दिन सोच पाना भी कठिन है कि क्या हम लोगों ने देखा है 2 साल। तो इसीलिए बहुत तरह की समस्याएं भी हैं जो कि यहाँ पर से जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर एक और अवधारणा है जिसको हम लोग कहते हैं थ्री पेरेंट्स बेबी। तो थ्री पेरेंट्स बेबी का अर्थ क्या हो गया कि ऐसा शिशु जिसके 3 अभिभावक हों। अब 3 अभिभावक होना, 3 पेरेंट्स होना कैसे संभव है? तो इसको समझते हैं कि आखिर ये जो प्रक्रिया है, ये जो विधि है, इसका प्रयोग कब किया जाता है? तो कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कई बार क्या देखा जाता है कि जो सूत्र कणिका होते हैं हमारे शरीर में यानी माइटोकॉन्ड्रिया जिसको आप कहते हैं, तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया में या अपने सूत्र कणिका में किसी प्रकार का विकार है, तो यदि वह माँ की सूत्र कणिका में अगर विकार है, तो वो बच्चे में भी चला जाता है, ठीक है? तो बच्चे में भी चला जाता है। अगर मान लीजिए कि पिता के माइटोकॉन्ड्रिया में कोई विकार है भी, उनके सूत्रकणिका में कोई विकार है भी, तो वो बच्चों तक नहीं जाता। लेकिन अगर माँ के माइटोकॉन्ड्रिया में कोई विकार है, तो वो बच्चों में भी चला जाता है। तो वैसे में यदि मान लीजिए कि किसी महिला के सूत्रकणिका में कोई विकार हो, तो वहाँ पर इस विधि का उपयोग किया जाता है जहाँ पर उनके माइटोकॉन्ड्रिया को, उनके सूत्रकणिका को प्रतिस्थापित किया जाएगा, उसको रिप्लेस किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार की विधि का उपयोग किया जाता है। तो कहाँ पे करेंगे इस विधि का उपयोग? जहाँ पर भी माँ के माइटोकॉन्ड्रिया में किसी प्रकार का विकार हो, किसी प्रकार का रोग हो। तो अगर माँ के माइटोकॉन्ड्रिया रोगग्रस्त है, तब फिर इस विधि का उपयोग वहाँ पर किया जाता है।
तो यहाँ पे याद रखेंगे कि हम बात कर रहे हैं सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया की। क्या काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का शरीर में, क्या कहते हैं इसको? हाँ, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है पावर हाउस? हाँ, देवेंद्र बिल्कुल सही कहा आपने। शिवा बिल्कुल सही। कुसुम बिल्कुल सही। हाँ, तो कई लोगों ने, आप लोगों ने लिखा है कि इसे पावर हाउस कहा जाता है, और क्यों पावर हाउस कहा जाता है इसको? कोशिका का पावर हाउस यानी कोशिका का ऊर्जा गृह, आप इसको कह सकते हैं। और ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका को ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसीलिए इनको कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो पावर हाउस इसीलिए कहा जाता है। तो अब क्या होगा कि यदि, तो इसका उपयोग कब करेंगे? इसका उपयोग तब करेंगे, आप यहाँ पर देखिए कि ये अ, जो माँ के अंडाणु है, वहां पर से जो रोगी माइटोकॉन्ड्रिया है, रोगी सूत्रकणिका है, उसके कारण ये जो पद्धति है उसका उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कोई एक दाता की अंडाणु कोशिका को लिया जाएगा, वहां पर हम क्या करेंगे, जो जो रोगी कोशिका है यानी माता की जो कोशिका है, वहां पर से सबसे पहले हम केंद्रक को बाहर निकाल लेंगे, और इस केंद्रक को यहाँ पे सबसे पहले इस दाता के केंद्रक को हटा देंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पर इस केंद्रक को यानी माँ के केंद्रक को इसके भीतर ला करके डाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अब ये जो कोशिका है, ये जो कोशिका है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर माँ माँ का केंद्रक है, जो असली माँ है उसका केंद्रक है, और दाता की अंडाणु कोशिका का उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर तो अब केंद्रक क्यों चाहिए? किसी भी व्यक्ति का जो सारा विशेष गुण है वो कहाँ है? केंद्रक में है। इसीलिए दाता के केंद्रक को हटा देते हैं, और जो माता है, जो माँ है, उसके केंद्रक को यहाँ पर डाल देते हैं, और उसके बाद फिर निषेचन जो होगा, जिस प्रकार से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में या सरोगेसी जिसको कहते हैं, उसमें जिस प्रकार से हम देखते हैं उसकी विधि, आगे वो विधि अपनाई जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पर से जो ये जो निषेचन होगा, ये माँ की कोशिका में ही होगा। जो ओरिजिनल माँ है, उसी के उन्हीं के गर्भाशय में हम देखेंगे आगे जो निषेचन की जो प्रक्रिया होगी, जो भ्रूण का विकास होगा, वो माँ के ही शरीर में होगा। तो दाता से केवल हम ये कोशिकाएँ ले लेंगे, ताकि वहाँ पर से हमें जो स्वस्थ सूत्रकणिका है, उन स्वस्थ सूत्रकणिकाओं को हम प्राप्त कर लें। अब यहाँ पर इतनी उल्टी प्रक्रिया क्यों चलाई जा रही है? क्या हम सीधे-सीधे माता की कोशिका में सूत्रकणिका को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते थे? हमने वहाँ से न्यूक्लियस निकाला, न्यूक्लियस को निकाल करके दाता की कोशिका को लिया, वहाँ पर से न्यूक्लियस हटाया, फिर अब इस माता के न्यूक्लियस को दाता के न्यूक्लियस के कोशिका के भीतर इसको यहाँ पर केंद्रक को डाला, और उसके बाद फिर निषेचन हो रहा है।
तो क्या हम सीधे-सीधे ये नहीं कर सकते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को यानी सूत्रकणिका को ही माता की कोशिका से निकाल दें और उसके जगह पर स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे डाल दें? ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे हम लोग? ऐसा हमने क्यों नहीं किया? हाँ, इसलिए नहीं किया क्योंकि सूत्रकर्णिका जो होते हैं, देखिए किसी भी कोशिका में केवल एक केंद्रक होता है, लेकिन सूत्रकर्णिकाएं अनेक होती हैं। तो आप अनेक सूत्रकर्णिकाओं को एक-एक करके निकालते, फिर उनकी जगह पे अनेक सूत्रकर्णिका को आपको कोशिका के भीतर डालना पड़ता। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये काफी जटिल हो जाती और एक केंद्रक को बाहर निकाल करके उसे प्रतिस्थापित करने की जो प्रक्रिया है, वो तो क्लोनिंग के माध्यम से हम पहले भी कर चुके हैं। तो हमें ये पता है कि कैसे किया जाता है। तो एक प्रक्रिया वो है जो कि स्थापित प्रक्रिया है, दूसरी प्रक्रिया है जो कि बहुत जटिल हो जाएगी। तो इसीलिए जटिल प्रक्रिया को क्यों अपनाएं? जो प्रक्रिया पहले से स्थापित है, उस प्रक्रिया का हम उपयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको उसकी जटिलता को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है? तो कहाँ पर उपयोग करेंगे? सबसे याद रखना है आपको कि यदि माता की सूत्र कणिकाओं में यदि माता की सूत्र कणिकाओं में किसी प्रकार का विकार हो, ठीक है? यदि माता की सूत्र कणिकाओं में किसी प्रकार का विकार हो, तो इस प्रक्रिया का प्रयोग हम करते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए इसलिए कि हमेशा ही जो सूत्र कणिकाएँ होती हैं, वो हमेशा ही माता से शिशु में प्रतिस्थापित होती हैं, कभी भी पिता से शिशु में प्रतिस्थापित नहीं होती। य तो इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा माता से ही शिशु में जाता है, कभी पिता से शिशु में ये सूत्रकर्णिकाएँ नहीं जाती हैं। पिता के सूत्रकर्णिका पिता के साथ ही रह जाते हैं, वो कभी भी शिशु तक नहीं पहुँचते। तो ये देखिए ये आपसे एक बार प्रश्न इसी से संबंधित पूछा गया था। मेरी उम्मीद है कि ये आप जानते होंगे कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो 52% लोगों ने कहा है डी और डी बिल्कुल सही है कि प्राकेंद्रिक स्थानांतरण यानी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो ये हम लोग करते हैं कहाँ पर? जहाँ पर हमें ये थ्री पेरेंट्स बेबी का उपयोग करना पड़ रहा हो, जहाँ पर सूत्रकर्णिका को हमें प्रतिस्थापित करना पड़ रहा हो। तो ये कब करेंगे? जब संतान में सूत्रकर्णिका वाले रोगों का निरोध करने के लिए, उन्हें उनसे बचाने के लिए इस पूरी प्रक्रिया का उपयोग हम वहाँ पे करते हैं। ठीक है? तो ये आपसे पूछा गया था ये प्रश्न। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा और वो है जीएम सरसों। तो जीएम सरसों जिसको हम लोग धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11
या फिर DMH11 भी इसको कहा जाता है। तो ये जो DMH11 है, जीएम सरसों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये समाचारों में थोड़ा-सा बना हुआ है। पहली बार हमने देखा कि 2018 में ये समाचारों में था। उसके बाद पिछले साल दोबारा ये समाचार में आया। तो आखिर ये समाचार में क्यों आया, इस बात को समझते हैं कि आखिर ये DMH11 क्या है और ये DMH11 समाचार में क्यों है। इन दोनों बातों को हम समझें। तो सबसे पहले धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 एक कह सकते हैं कि ये हाइब्रिड प्रजाति है सरसों की, ठीक है। एक हाइब्रिड प्रजाति है सरसों की, जिन्हें हमने इस प्रकार से बनाया है कि इसकी उपज बढ़ पाए, यानी सरसों की उपज को बढ़ाने के लिए ऐसे बीज विकसित किए गए हैं। तो ये जो बीज विकसित किए गए हैं, सरसों के बीज जो विकसित किए गए हैं, इनकी कुल उपज जो है वह बेहतर होगी। इनकी उपज बेहतर होगी और इनकी उपज जो सरसों के जो सबसे अच्छे-अच्छे भी प्रजातियाँ हैं जो भारत में पाई जाती हैं, उनसे भी बेहतर यहाँ पर इनका इनकी उपज हमें देखने को मिलेगी। तो जैसे जो वरुण प्रजाति है जो उगाई जाती है भारत में, जिसे सबसे अच्छे प्रजाति में से एक माना जाता है, तो उसमें भी हमने देखा है कि उनकी भी तुलना में लगभग 25 से 30% तक बेहतर उपज हमें DMH11 में देखने को मिलती है। तो इसीलिए इसको विकसित इस प्रकार से किया गया है ताकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण ताकि हम सरसों की उपज को बढ़ा पाएँ। अब यहाँ पर तो इसलिए इसको बनाया गया। तो एक प्रकार की हाइब्रिड वैरायटी इसको आप कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, इसे दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स यहाँ पर विकसित किया गया। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 10-15 साल तक बैठ करके हमने इसे विकसित किया है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया है ये। तो 2014 तक में ज़्यादातर परीक्षण जो है वो 2014 तक में कर लिए गए थे और उसके बाद सारे परीक्षणों के होने के बाद 2017-18 में इसे भारत के बाज़ारों में उतारा जाना था। इसके बीजों को भारत के बाज़ारों में उतारा जाना था। तो भारत सरकार द्वारा इसे आगे बढ़ा भी दिया गया था। भारत सरकार द्वारा इसकी अनुमति मिल गई थी। लेकिन उसके बाद भारत सरकार से अनुमति मिलने के बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेज़ल कमिटी से स्वीकृति मिलने के बाद, ये सब होने के बाद, सारी अनुमतियाँ मिलने के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया गया था 2018 में। सुप्रीम कोर्ट ने इसके भारतीय बाज़ारों के पर उतरने से रोक लगा दिया और रोक लगाने के पीछे का कारण उन्होंने बताया कि इस पर और परीक्षण होना चाहिए, इस पर और अध्ययन होना चाहिए और हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि ये DMH11 जो हम बना रहे हैं, इससे किसी के भी स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे पर्यावरण पे कोई नकारात्मक नहीं प्रभाव पड़ेगा। इन सारे बातों की पहले पुष्टि कीजिए, उसके बाद इसे भारत के बाज़ारों में उतारिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इसीलिए फिर इस पर रोक लगा दिया गया और ये भारत के बाज़ारों में इसके बीज नहीं उतारे गए। और उस समय एक समिति बनाई गई 2018 में, जिसको ये कार्य दिया गया कि आप बैठ कर के अच्छे से इसका अध्ययन कीजिए, दोबारा से इसका अध्ययन कीजिए और यदि आपको कोई भी समस्या नज़र आती है तो बताएँ और यदि कोई समस्या नहीं नज़र आती तब भी बताएँ। तो ये समिति है जो कि 2018 में जिसका गठन किया गया और उसके बाद फिर 2022 तक उन्होंने अपना अध्ययन पूरा किया और पिछले साल अध्ययन को पूरा करके उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी समस्या इस प्रकार की नज़र नहीं आ रही, कि ना इससे कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या दिख रही है हमें, ना कोई पर्यावरणीय समस्या ज़्यादा हमें नज़र आ रही है। तो इस प्रकार की बातें उन्होंने कही और समिति ने ये जो DMH11 है, इसके भारत के बाज़ारों में उतरने के लिए अनुमति उन्होंने दे दी है। अब इसके बाद भारत सरकार अभी तक भारत सरकार ने इसके ऊपर कुछ नहीं कहा है। लगभग 1 साल क्योंकि अब हो चुका है, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कुछ नहीं कहा है। तो अभी तक ये भारतीय बाज़ारों में नहीं उतारा गया है, लेकिन अगर भारत सरकार के द्वारा भी इसे मंज़ूरी दे दी जाती है, तो उसके बाद फिर इसे भारत के बाज़ारों में उतारा जा सकता है। लेकिन समस्याएँ यहाँ पर बात की जाती हैं कि इनसे संबंधित कुछ न कुछ समस्याएँ हो सकती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कई लोगों का मानना है कि इससे
स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं। यानी हो सकता है कि आज हमें नहीं पता चल रहा हो, परंतु आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद अगर इसका हम नियमित रूप से उपयोग करते हैं, तो हो सकता है कि डीएमएच सरसों के कारण कोई ना कोई रोग बाद में हो, जिसका पता आज हम नहीं लगा पा रहे, जिसका आज किसी भी परीक्षण में हमें कोई दिखने को कुछ नहीं मिल रहा, परंतु संभव है कि आज से 10 साल बाद ये एक रोग में परिवर्तित हो जाए, तो उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। अगर आपको 10 साल, 15 साल बाद पता लगता है कि इसके कारण कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उस समय काफ़ी देर हो चुकी होगी कि अब आप इस बात को समझें कि आखिर इसका निदान कैसे किया जाए। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ होना ही संभव है। उसके साथ ही साथ पर्यावरण पर भी इसका विषम प्रभाव पड़ सकता है। इस बात को भी समझना ज़रूरी है। पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव। अब पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ेगा? एक बिल्कुल आसान सी बात समझिए। आज के दिन में भारत में लगभग 66 किस्में हैं सरसों की जो उगाई जाती है भारत के विभिन्न भागों में। 66 कम से कम 66 ऐसी किस्में हैं सरसों की जो कि भारत में उगाई जाती है। अब एक बार डीएमएच 11 को जैसे ही उतारा जाएगा बाजार में, उसके बाद क्या होगा? ज़्यादातर किसान तो चाहेंगे कि बेहतर उपज उन्हें प्राप्त हो। तो वैसे में जो भी जिस भी सरसों की खेती वे करते थे, उसको छोड़कर हो सकता है कि वे अब डीएमएच 11 उगाने लग जाएँगे। तो वैसे में यहाँ पर जो जैव विविधता है, जैव विविधता में कमी आ सकती है ना? यहाँ पर क्या संभव है? यहाँ पर संभव है कि इसके कारण जैव विविधता में कमी आ सकती है, क्योंकि सारे जो सरसों की किस्में हैं, उसको तो सबको तो हम नहीं उगाएँगे। तो ये सारी समस्याएँ होना संभव है, तो इसीलिए इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, ये उठाए गए। तो इसीलिए यहाँ पर एक आपके 2018 के पेपर में ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो एक बार देखिए आसान प्रश्न है ये। ये मैं कहूँगा कि आसान प्रश्न है क्योंकि एक ऐसा यहाँ पर कथन है, जो कि आपके इस उत्तर को बहुत ही सरल बना देता है। चलिए, तो 54% लोग हैं जिन्होंने सही उत्तर दिया है, लेकिन और लोगों को देना चाहिए था इसका सही उत्तर। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में विकसित आनुवंशिकतः रूपांतरित सरसों, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों यानी जीएम सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जीएम सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो कि पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण देते हैं। दूसरा है, जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। और तीसरा है, जीएम सरसों का विकास आईएआरआई और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कौन से विश्वविद्यालय में किया गया था? दिल्ली विश्वविद्यालय में। अब आप देखिए, ये गलत हो गया क्योंकि पंजाब विश्वविद्यालय में नहीं हुआ, दिल्ली में हुआ। यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 3, हमारे पास एक ही विकल्प बचता है बी। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको कहा था कि केवल एक ही ऐसा यहाँ पर कथन है जिससे आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। अब बाकी दोनों को देखते हैं। जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है और इसीलिए इसको हाइब्रिड कह रहे हैं क्योंकि इस प्रकार से इन्हें बनाया गया है। और जीएम सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं। ये जो मृदा जीवाणु के जीन हैं, इनको हम लोग बीटी कहते हैं। यही से जो बीटी कपास की बात हमने की थी, तो बीटी कपास हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये बीटी कपास से संबंधित है, ये जीएम सरसों से संबंधित नहीं है। तो इसीलिए ये गलत हो गया। ठीक है? तो ये एक प्रश्न है जो आपसे पूछा गया था, तो आसान सा प्रश्न है, बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है।
तो यहाँ पर चलिए एक छोटा-सा हम लोग ब्रेक यहीं पर ले लेते हैं और उसके बाद एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है, इस टॉपिक को पूरा करेंगे और उसके बाद फिर नैनो टेक्नोलॉजी जो हमारी अगली टॉपिक होगी, उसके ऊपर हम चर्चा शुरू करेंगे। तो 7:52 हुए हैं अभी समय, तो चलिए हम 8:07 तक आप आ जाइए वापस। 15 मिनट का समय ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, फिर आते हैं वापस और आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। होगा, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जितने भी प्रकार के हमें यहाँ पर प्रौद्योगिकी में विकास देखने को मिलता है, वो सभी अगर हम चाहें तो एक गलत तरीके से भी उपयोग कर सकते हैं उसका। अब जैसे मान लीजिए कि आज हमें बेहतर समझ है रोगों की, तो बेहतर समझ होने के साथ-साथ आज ये भी संभव है कि अगर हम चाहें, तो रोगजनक भी हम खुद ही बना सकते हैं। मतलब जैसे कोविड-19 का उदाहरण मैंने ब्रेक के पहले लिया था। तो कोविड-19 के उदाहरण में जो हम बात कर रहे हैं विषाणु की, कि विषाणु को हो सकता है कि वेधशालाओं में बनाया गया हो, बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था, ये बात अगर हम छोड़ भी दें, तो इतना तो हम जानते हैं कि आज बनाना संभव है। आज हमारे पास उतनी प्रौद्योगिक विकास आज हम कर चुके हैं कि हम अगर हम चाहें तो ज़रूर हम ऐसा करना हमारे लिए आज के दिन संभव है। तो चाहे वो जैव हथियार बनाने की बात हो, चाहे सामूहिक विनाश के हथियार बनाने की बात हो या फिर किसी अन्य रूप से इसका एक नकारात्मक पहलू देखने की बात हो, तो हर प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो डार्क बायोटेक्नोलॉजी है आज कार्य करते हुए हमें नज़र आती ही है। तो यहाँ पर इसीलिए डार्क बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी का वह भाग है जिसमें जैव आतंकवाद, जैव युद्ध, जैव अपराध एवं एंटी क्रॉप युद्ध के क्षेत्र यहाँ पर शामिल हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एंटी क्रॉप मतलब जहाँ पर फसलों को नष्ट करने की कोशिश की जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? फसलों को नष्ट करने की कोशिश यदि की जा रही है तो उसको हम लोग एंटी क्रॉप युद्ध कहते हैं। तो अब जब हम बात कर रहे हैं इन सब की तो इसीलिए अलग-अलग प्रकार के हमें मुद्दे देखने को मिलते हैं कि इनसे हमें पता है कि इनसे आर्थिक मुद्दे हो सकते हैं और कई सारे आर्थिक मुद्दे हैं कि जैसे अगर हम बात करें कि कहाँ पर इसका उपयोग किया जा रहा है, तो सामान्यतः पाएँगे कि जहाँ पर भी
बात की जा रही है जैव प्रौद्योगिकी की, तो जहाँ भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, वो काफ़ी महँगे हैं। अगर चिकित्सा पद्धति भी है, चाहे वो जीन थेरेपी हो, चाहे वो स्टेम सेल थेरेपी हो, चाहे जिस भी प्रकार से इसका उपयोग हम करते हो, आप पाएँगे कि हर जगह पर ये महँगे बहुत पड़ते हैं। तो आर्थिक मुद्दे इनके साथ संबंधित तो है ही, इसके साथ-साथ कुछ सांस्कृतिक मुद्दे भी संबंधित हैं। जैसे हमने चर्चा की कि किस प्रकार से यदि हम भ्रूण के ऊपर परीक्षण करते हैं या भ्रूण से स्टेम कोशिकाएँ प्राप्त करते हैं, किसी भी प्रकार का कार्य अगर भ्रूण के ऊपर किया जा रहा है, तो एक प्रकार से भ्रूण को नष्ट भी हम कर रहे हैं, एक प्रकार से भ्रूण की हत्या भी हम कर रहे हैं। तो इसीलिए सांस्कृतिक मुद्दों को भी हम यहाँ पर देखते हैं, नैतिकता के भी मुद्दे निकलते हैं, साथ ही साथ पर्यावरणीय मुद्दे भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमने कल बात की थी शाकनाशी किस्मों की, एचटी फसल की हमने बात की थी जो कि शाकनाशी रोधी होते हैं। तो वैसे में क्या होगा कि क्योंकि वो शाकनाशी रोधी हैं, तो इसका अर्थ ये भी निकल जाता है कि क्योंकि वो शाकनाशी रोधी हैं, तो अगर आप ज़्यादा शाकनाशी का उपयोग करते भी हैं, तो फसलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितने भी वहाँ पर खरपतवार होंगे, जितने भी घास-फूस उगे होंगे, उन पर उसका असर पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ यह भी संभव है क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी फसलों पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो हम ज़रूरत से ज़्यादा शाकनाशी का उपयोग कर लें, ज़रूरत से ज़्यादा हर्बिसाइड का उपयोग कर लें। तो उससे क्या होगा कि खरपतवार तो मर जाएँगे, लेकिन मृदा की गुणवत्ता पर इस पर असर पड़ेगा। साथ ही साथ मृदा की विषाशता बढ़ेगी, फसलों की विषाशता बढ़ेगी। क्योंकि ये सब जो हैं ये काफ़ी विषैले होते हैं, तो इसके कारण ये अलग प्रकार की समस्या बनाएगी। ये आस-पास के जल निकायों के साथ भी जाकर के मिल जाएँगे, तो प्रदूषण का एक कारण बन जाएँगे। उसी प्रकार से हमने बात की कि कैसे पर्यावरणीय मुद्दे जैसे हमने बात की जीएम सरसों में कि कैसे इनके कारण जैव विविधता में कमी आ सकती है। तो जैव विविधता की कमी भी यहाँ पर से हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अलग-अलग प्रकार से हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर कई प्रकार की समस्याएँ यहाँ पर पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हो सकती है। कई प्रकार के कानूनी मुद्दे भी हैं जिनको देख कर के चलना पड़ता है कि कहाँ पर क्या उपयोग करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या मानव जाति के लिए खराब हो सकता है, समाज के लिए खराब हो सकता है, तो वहाँ पर कई सारे कानूनी रोक भी लगाए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने क्लोनिंग की बात की, तो क्लोनिंग में हमने देखा है कि पशुओं में तो क्लोनिंग की जा रही है, परंतु मानव क्लोनिंग पर रोक लगाई गई है, बैन लगाया गया है। और इसलिए इस प्रकार के कानूनी मुद्दे हैं कि अगर कोई क्लोनिंग की कोशिश करता है तो उसे गैर कानूनी आज के दिन में माना जाएगा। केवल कुछ विशेष अनुमतियाँ हैं जहाँ पर दी जाती हैं, जहाँ पर इसका उपयोग हम किसी की जान बचाने के लिए करें या फिर वैसी परिस्थितियों में करें जहाँ पर और कोई भी कार्य हम नहीं कर पा रहे हो। तो इस प्रकार के मुद्दे हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ एक और समस्या है जब हम टर्मिनेटर जीन की बात करते हैं। तो टर्मिनेटर जीन की क्या समस्या है ये समझिए। टर्मिनेटर जीन, तो टर्मिनेटर जीन जो है, टर्मिनेटर जीन कोई ऐसे जीन होते हैं जिनके माध्यम से जिनका कई बार कई बीजों में इसका उपयोग कई सारे बीज कंपनियां करती हैं और ये जो टर्मिनेटर जीन होते हैं, ये आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों में पौधों को उपजाऊ बीज उत्पन्न करने से रोकता है। तो क्या होगा कि मान लीजिए कि आप बाजार गए, बाजार से जाकर के आपने बीज खरीदा। अब इन बीजों में थे टर्मिनेटर जीन, तो आप इन बीजों का उपयोग करेंगे, आप इन बीजों से जो भी फल सब्जियाँ चाहेंगे वो उगाएँगे और वो अच्छे से उगेंगे। हो सकता है कि उनकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होगी, हो सकता है कि उपज भी बहुत अच्छी रही होगी, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी नज़र आएँगी। अब क्योंकि यहाँ की उपज अच्छी थी, गुणवत्ता बेहतर थी, तो आप चाहेंगे कि जो बीज हैं, इनको आप अच्छे से संजो के रख लें, ताकि अगले मौसम में दोबारा इन बीजों का उपयोग आप करना चाहेंगे। अब अगले मौसम में जब आप इन्हीं बीजों को रोपेंगे, तो यहाँ से आप पाएँगे कि ये जो बीज हैं, ये अंकुरित नहीं हो रहे। अंकुरित क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इसमें टर्मिनेटर जीन का उपयोग किया गया था। तो जहाँ भी टर्मिनेटर जीन का उपयोग किया जाता है,
वो फिर आगे के पौधों को उपजाऊ बीज बनाने से रोकते हैं, उनमें अंकुरण होने से रोकते हैं। तो ऐसे जो बीज होंगे वो केवल एक पीढ़ी में ही अंकुरित होंगे, अगली पीढ़ी से वो अंकुरित होना बंद कर देंगे। तो वो कब होगा? जब टर्मिनेटर जीन डाला जाएगा। तो इसीलिए टर्मिनेटर जीन का डालना किसानों के लिए काफ़ी खराब भी हो सकता है, क्योंकि बार-बार किसानों को बाज़ार जा कर के बीज खरीदने होंगे, वो पिछली पीढ़ी के बीजों का उपयोग आगे नहीं कर पाएँगे। और केवल यहीं पर ये समस्या रुकती नहीं है। और भी क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि ऐसे कुछ फसलें हैं जिनमें टर्मिनेटर जीन का उपयोग किया गया था। अब यही जो टर्मिनेटर जीन है, ये बाकी जो स्थानीय किस्म है या बाकी जो फसलें हैं, उनके साथ पर-परागण कर ये हो सकता है कि वो जो टर्मिनेटर जीन है बाकी फसलों में भी चले जाएँ। और तो अगर बाकी फसलों में चले गए तो उनमें भी टर्मिनेटर जीन आ गया और उनमें भी फिर अगली पीढ़ी में आप उसके बीजों का भी उपयोग नहीं कर पाएँगे। तो केवल उतने ही फसलों तक ये सीमित नहीं रह जाएगी समस्या, जहाँ पर टर्मिनेटर जीन का उपयोग किया गया था। आस-पास के जो फसल है, उन पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये भी एक समस्या बन जाती है। फिर विलुप्त रोगाणुओं को पुनर्जीवित करना, ये भी संभव है। और आज के दिन में क्योंकि हम जानते हैं कि किस प्रकार से रोगाणु काम करते हैं, कैसे विषाणु बनाया जाता है, कैसे जीवाणु को बना सकते हैं, ये सारी बातें आज हम जानते हैं। तो इसीलिए ऐसा कर पाना भी संभव है। जैव विविधता पर भी प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। विशेषकर हमने जब जीएम सरसों की चर्चा की थी, तो जीएम सरसों के परिप्रेक्ष्य में ये चर्चा हमने की थी। तो जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है, जैव विविधता घटने लग जाएगी, क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी में हम केवल कुछ ही ऐसी प्रजातियां हैं जिन पर हमारा सारा ध्यान केंद्रित है। कुछ ही ऐसी प्रजातियां जो कह लीजिए कि हमारे लिए जो उपयोगी प्रजातियां हैं, ऐसी प्रजातियां, ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे जंतु, ऐसे पशु जो हमारे लिए लाभकारी हैं, हमारे लिए जो लाभदायक हैं, हमारा पूरा ध्यान केवल उन पर केंद्रित है। तो कुल मिलाकर के 1% भी, मतलब 100% अगर हम मान लें कि आज के जीव जंतु हैं, तो 100% में से केवल 1% भी छोड़ दीजिए, 0.1% ऐसे प्रजातियां होंगी जिनके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित है, जिनको और बेहतर बनाने की हमारी कोशिश है, जिनके ऊपर जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। बाकी सब के बारे में हम सोचते भी नहीं। जो हमारे लिए लाभकारी नहीं है, जो प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे लिए लाभकारी नहीं है, उसके ऊपर तो हम कुछ सोचते भी नहीं है। तो इस प्रकार से जैव विविधता में भी कमी आ सकती है। उसके बाद फिर जैव आतंकवाद है। तो जैव आतंकवाद का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी जैविक एजेंट, सूक्ष्म जीवों, रोगजनकों या फिर विषाक्त पदार्थों के निकास और प्रसार को जानबूझकर उपयोग करते हैं, तब इसे जैव आतंकवाद कहा जाता है, जो कि मनुष्य में रोग या मृत्यु, फसलों, पशुधन, जानवर और प्राकृतिक पर्यावरण को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आतंकवाद का मतलब केवल हमेशा मानव के जान माल का नुकसान नहीं है, बल्कि साथ ही साथ यदि आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उसको भी आतंकवाद का ही भाग मानते हैं। अगर आर्थिक नुकसान भी हो, तो उसको भी इसका भाग ही माना जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई अगर किसी रोगजनक का उपयोग करता है हमारी फसलों को नष्ट करने के लिए, भारत की फसलों को नष्ट करने के लिए, तो हमें पता है कि भारत में कृषि कितनी महत्वपूर्ण है। कई लोगों का जो रोजगार है, वो सीधे-सीधे कृषि के साथ संबंधित है। तो अगर कृषि में कोई समस्या आए, तो भारत के बहुत सारे लोग हैं जो प्रभावित होंगे। तो भारत को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा यदि भारत की फसलों को नुकसान पहुँचाया जाए। तो इसको भी हम लोग आतंकवाद मानेंगे। तो ये भी आतंकवाद का ही एक स्वरूप होगा हमारे लिए। तो इसीलिए अलग-अलग प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि ये सारे समस्याएँ हैं। सामूहिक विनाश के हथियार भी बनाए जा सकते हैं, जो हमने डीएनए फिंगरप्रिंट में भी समझा कि कैसे सामूहिक विनाश के हथियार बनाए जा सकते हैं। तो ये जो सारे पहलू हैं, ये सारे पहलू जो हैं ये डार्क बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डार्क बायोटेक्नोलॉजी अ बहुत प्रकार से समस्याएँ ला सकती हैं। अंत में हमें कुछ-कुछ और संबंधित समस्याएँ भी देखने को मिलती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें जीन थेरेपी की,
तो हमने बात की कि कैसे जीन थेरेपी हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है और जीन थेरेपी के माध्यम से कैसे हमें कई सारी कई सारे ऐसे उपचार, कई सारी ऐसी समस्याएँ जिनके लिए कोई भी आज हमारे पास पद्धति आज उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर जीन थेरेपी का उपयोग हम चाहें तो